वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर हुआ है ये 15 अक्टूबर को। इसकी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की देख लेते हैं हम लोग। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा आंसर की भी रात तक आई जाएगी या कल तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर पैराग्राफ है 1 से 5 तक। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? तो सत्य की आराधना करना है, हरि के मार्ग पर चलना है और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करना है। तो यहाँ पे आपका बी मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है। चिरस्थायी के लिए कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? चिरस्थायी का मतलब सदा रहने वाला, शाश्वत। तो पर्यायवाची पूछते तो सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है विलोम, तो उत्तर हो जाएगा बी। सत्य की तलाश कैसे करनी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। पैराग्राफ के अंतिम हिस्से में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। फोर्थ वाला थोड़ा कठिन था, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था, अदरवाइज आपका उत्तर गलत हो जाता। जैसे यहाँ पर जो है हमारी टीम से कुछ गलत हुआ था पहले। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। यही यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि अगर निमित्त नाश करता जाता है तो सत्य से उतना ही दूर होता जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला आपका सी गलत हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मार्ग बहुत तंग है, ऐसा नहीं दिया हुआ है पैराग्राफ में। सत्य और असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, तो यहाँ पर सत्य और अहिंसा होता तो सही हो जाता, लेकिन ये असत्य अहिंसा है तो इस वजह से गलत है। हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद सत्य और अहिंसा की मार्ग को तलवार या अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। ये साफ साफ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अभी हम इसके उत्तर बता रहे हैं आपको, ग्राफ तालिका वाले के भी और ये मैथ्स के रीजनिंग के सभी उत्तर आपको बताए जाएंगे, लेकिन पहले जीएस कवर कर लेते हैं। देवनाम प्रिय और पियदस्सी राजा किसको कहा गया है? मौर्य सम्राट अशोक को। जैसे स्टेट पीसीएस का पेपर होता है उसमें आपसे पूछते हैं किस शिलालेख में उसको पियदस्सी या देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, किस अभिलेख में अशोक का पर्सनल नाम लिखा हुआ है अशोक? तो ये सब पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में, क्योंकि पीटी का पेपर है जिसमें सिंपली यही पूछा है कि देवनाम प्रिय पियदस्सी शासक कौन था? अशोक। ठीक है, उसके बाद है कि संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या फिर पच्चीनकारी या पच्चीकारी या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय प्रचलित हुआ? शाहजहां। ये काम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इत्माद-उद-दौला के मकबरे में और ताजमहल में भी देखने को मिलती है पच्चीनकारी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तांबे का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? बहुत सिंपल से सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी, चालकोलिथिक पीरियड में। सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजगीर। यूपीएससी में भी आया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर किसका शासन था? बहुत सिंपल सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा मुगलों का शासन था, मुगल सम्राट का, ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल सम्राट का शासन था ये आप बता सकते हैं कमेंट करके। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में गांधी जी के पहले सत्याग्रही भी थे। देन उसके बाद है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ पे देखने को मिलती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? वैसे तो सारे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रभावित करते हैं वो शहरीकरण, औद्योगिकरण और पानी की उपलब्धता है। ठीक है, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर आपको ज़्यादा जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है। खनिज यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत रीजन में है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। इसके बाद अक्टूबर हीट का मुख्य कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेन रीजन पूछा है, क्योंकि रीजन तो मल्टीपल है। मेन रीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्या? हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वैसे तो ए और सी दोनों है, लेकिन यहाँ पे सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक, उसके बाद है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो प्रारंभिक चरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक चरणों में जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित, यानी कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। जितना ज़्यादा कोई भी देश डेवलप्ड होता है जैसे अमेरिका, तो वहाँ पर टर्सरी इवन क्वार्टरनरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ प्रचलित होती हैं। भारत जैसे देश में जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है तो प्राथमिक सेक्टर गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बांग्लादेश में भी अभी प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की गतिविधियाँ हो रही हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा क्या था। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे, इरिगेशन के लिए कई सारे डैम्स बनाए जा रहे थे, और हाई यील्ड वैरायटीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था। उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा बिना कोई संदेह के। इसके बाद बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं, ठीक है। सौरव बंगाल कहते हैं दामोदर रिवर को। उसके बाद है कि अंतिम स्वीकृति पंचवर्षीय योजनाओं किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, एनडीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा कि संघीय कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है? अटॉर्नी जनरल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक। इसके बाद है कि वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है? तो सिडबी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद द्वारा एक विशेष कानून पारित करके किया जाता है। वैधानिक निगम जब बनता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो इसके लिए एक स्पेशल लॉ पार्लियामेंट में पारित किया जाता है। इसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन सृजित कर सकता है? पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है 124, ठीक है, 124। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है कि 50वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स जो है शिथिल पड़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। कौन सा जो है वनस्पति रेशा नहीं? वनस्पति रेशा फ्लाक्स, कॉटन, जूट है। नायलॉन जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, फर्स्ट मैनमेड फाइबर था। तारों का रंग जो है किस पे निर्भर करता है? उनके तापमान पर, इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे 59 नंबर है, पादप कोशिका किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची हैं? तो रीता और रिक्त तो सही है, लेकिन तिक्त का हो जाता है तीता, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत। दानव निशाचर सही है, लेकिन अंबक का मतलब हो जाता है आंखें, तो ये गलत। मनोरथ स्पृहा सही है, लेकिन निलय का मतलब होता है आवास या फिर घर या फिर ग्रह, तो ये भी गलत हो गया। पार्वती, रुद्राणी, भवानी आपस में पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए। नूतन का पुरातन सही विलोम युग्म है, ठीक है। कैली पुलाव पकाना का मतलब होता है असंभव बातें करना, असंभव कल्पना करना। महर्षि का सही यहाँ पे हो जाएगा महर्षि, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है कि अर्थभेद जो है कौन सा? ये बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन मुझे लगा, ये तारीफ की जानी चाहिए इसके लिए। अनिल का मतलब हवा होता है, अनिल का मतलब आग होता है, सही। अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा। अपेक्षा का मतलब आशा और उपेक्षा का मतलब निरादर। अवलंब का मतलब क्या होता है? सहारा होता है, अवलंब मतलब सहारा, ठीक है। और विलोकित मतलब होता है निरीक्षित। तो अविलंब और विलोकित का कोई लेना देना बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अच्छा, ये आप इंग्लिश वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसमें पूछा है कि कैरोलिन का ब्रदर आउटडोर टाइप है कि नहीं है? तो नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है। नेवर एन आउटडोर टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है हर ब्रदर वॉज नेवर एन आउटडोर टाइप। देन इसके बाद है कि स्क्विड किस लिए करेक्ट किए गए थे? बेटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी, एज अ बेट। उसके बाद है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन अभी आपको बताए जा रहे हैं। हम जीएस पे कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर के सवाल आने शुरू हो गए 76 से। इसमें पूछा है कि 2022 में ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया था? चाइना ने किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था एक तरीके से। उसके बाद भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बन रही है? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल की बात हो रही है, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अगर पूछे तो कोच्चि हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बन रही कोलकाता में, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बन रही कोच्चि में। थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा आगे के लिए, आगे के शिफ्ट के लिए। पहला कृत्रिम भ्रूण किसने तैयार किया था? इजराइल ने, ऑप्शन नंबर ए। मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पे किया था? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, गुजरात। फिर इसके बाद है कि बढ़े चलो अभियान किससे संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव कौन संभाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सी। ये बड़ा इजी था। इसके बाद है कि भारतीय सेना ने अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्काईलाइट, ऑप्शन नंबर सी, स्काईलाइट। आकाशा एयर ने अपनी पहली उड़ान कहाँ भरी थी? आकाशा एयर ने पहली उड़ान भरी थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला हर घर सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ये आगे पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि भारत का पहला हर घर सर्टिफाइड स्टेट कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला मतलब भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं? तो यूएई भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन पड़ोसी देश नहीं है। उसके बाद है कि किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एआई फॉर भारत नंदन नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? ये शुरुआत की थी आईआईटी मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी, विदाउट एनी डाउट। चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन हुआ था, बहुत सारा किलो ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉय किया गया था यहाँ पे अमित शाह की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र पर। हंगरी की मुद्रा है हंगोरियन फोरेंट। उसके बाद स्वतंत्रता के आबाद भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पावर्स ऑफ माइंड पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ये दोनों बहुत जरूरी टर्म्स थे। इसके बाद है कि नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य समाज। साहित्यकार समाज के प्रति उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, साहित्यकार समाज के प्रति अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसके बाद है कि पुरानी पीढ़ियों की जानकारी कैसे देता है साहित्य में, ऐसे देता है कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, सभ्यता, संस्कृति, पूर्वजों का विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। साहित्यकार समाज का दर्पण क्यों नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्यों होता है पे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सिर्फ दर्पण होता तो साहित्यकार या कवि समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना था आपको। 100 नंबर का जो उत्तर है वो ए ही सही है। अगर आपने कोई भी लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन की। जितने भी सवाल आए हैं सारे एक साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के लिए, जिसमें हमें इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान में रखना है, जिसके हिसाब से अलग अलग सालों में अलग अलग एक्सपेंडिचर कितना लगा किसी कंपनी के द्वारा लाख रुपए में, यानी जो भी यहाँ पे नंबर दिया है इंटू 1 लाख, ये चीज़ है। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल सी टेबल थी। 6 नंबर में पूछा गया है कि साल 2011 में ये जितने भी पैरामीटर हैं इन सब का कुल एक्सपेंडिचर 2015 में इसी चीज़ का कितना परसेंट था। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ लें 2011 के लिए तो ये निकल करके आता है 510.4। उसी तरीके से अगर इनको जोड़ा जाए तो ये आता है 732.36। परसेंटेज जानने के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये 68.33 के आसपास आ जाना चाहिए, सी। वैसे ये यहाँ पे 500.4 होगा क्योंकि ये 110 नहीं 100 है। उसके बाद अगले में पूछा हुआ है कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान ब्याज का एवरेज कितना था। तो ये रहा ब्याज, इन सब का आपको एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब ये हुआ कि इन सबको जोड़ के बटे में 5 कर देंगे क्योंकि 5 अलग अलग सालों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब ऐसा करेंगे तो 26.66 सही हो जाएगा। उसके बाद अगले में कहा जा रहा है कि इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी बोनस दिया गया वो टोटल सैलरी का कितना परसेंट था। तो यहाँ पे अगर हम टोटल बोनस ऐड करना चाहें तो इन सबको जोड़ने पे एग्जैक्ट 12 आता है, और जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे जोड़ लेंगे 3 3 6 5 11 3 14 4 18 1800 4 2 6 4 10 1900 1950 1954। ये यहाँ से 100 जब कटेगा तो 19.54 होगा। ये 0.6 के आसपास आना चाहिए। 0.6 कहाँ पे गिवन है आपको, डी में। उसके बाद नेक्स्ट है साल 2013 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था। तो 2013 का टोटल आपको सिंपली जोड़ लेना है। तो जब सबको जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा 738.44 लाख, यहाँ से हो जाएगा डी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेबल से है कि इन सभी सालों में जो टोटल एक्सपेंडिचर टैक्स के ऊपर लगा, मतलब ये 8 7 15 7 22 8 30, ये 410 420 और 436, इसका रेशियो किससे चाहिए, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट वाले से। 1 2 3 4 5 500 5 3 8 1 9 590 600 604, ये 151 109/151 मतलब ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए आपको इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान में रखना है, जिसमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो कार के नाम, अलग अलग कारों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। उसका एवरेज दे रखा है कि कितना माइलेज देती है, मतलब 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में जो भी है वो कितने किलोमीटर आगे जाती है। एक दिन में कितना डीजल लग रहा है, हर एक अलग अलग कार के लिए वो जानकारी दी गई है। साथ में टाइम दिया हुआ है, और टाइम के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो टाइम जो है इसमें गाड़ी सिर्फ चली है, गाड़ी खड़ी नहीं रही है, या फिर कह लें कि जितनी भी देर गाड़ी खड़ी रही है उसका टाइम इंक्लूडेड नहीं है इसमें। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर, आपको टाइम का रेशियो बताना है मिनी कार के लिए अगर वो 875 किलोमीटर चलती है, किससे बताना है, स्विफ्ट कार के 990 किलोमीटर से। और स्पीड कौन कौन से लेनी है, जो मिनी और स्विफ्ट की अपनी अपनी एवरेज स्पीड है वो लेनी है। तो सबसे पहले कौन सी कार आपको चाहिए, मिनी, उसके बाद स्विफ्ट। तो ये है मिनी और ये है स्विफ्ट। तो मिनी 1 लीटर में 25 किलोमीटर, इनफैक्ट 20, और 25 लीटर उसमें डीजल डला है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 25 × 20 यानी कि 500। ये एक दिन का है तो 10 दिन का × 10 यानी ये। तो ये तो मिनी का टोटल डिस्टेंस हो गया, और इतना डिस्टेंस वो कितने घंटे में चली है, 80 घंटे में।
62.5 इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है मिनी की। उसके बाद है स्विफ्ट, तो उसका एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी 220, 10 दिन का 2200, 55 घंटे में वो चली है, यानी कि 40 की उसकी स्पीड आ गई। ठीक, तो स्विफ्ट की एवरेज स्पीड 40 है, मिनी की है 62.5। तो मिनी का टाइम कितना हो गया टोटल डिस्टेंस यानी ये, और एवरेज स्पीड मतलब 62.5। इसका रेशियो चाहिए किसके साथ, स्विफ्ट के 990 और इसकी एवरेज स्पीड है 40। ये 875 बाई 62.5 इंटू 40 बाई 990, 14 बार में कटेगा, 56/99 यहाँ से सही हो जाएगा डी। उसके बाद 12 नंबर में पूछा है ऑल्टो और टियागो की एवरेज स्पीड का रेशियो। तो ये जो 12 नंबर है ऑल्टो के लिए बात करते हैं, एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा 25 इंटू 10, 250, और 10 दिन का हो जाएगा इंटू एक बार और 10, तो 2500 बटे में 50 करेंगे क्योंकि स्पीड निकालनी है। 50 घंटे में 2500, तो एक घंटे में कितना, तो 50 की इसकी स्पीड आ गई ऑल्टो की। टियागो की बात करते हैं तो एक दिन का डिस्टेंस 12 इंटू 30, 360, 10 दिन का 3600, एवरेज स्पीड आ जाएगी 3600 बटे 50 मतलब 72, 225, 236, 25 बटे 36 यहाँ से सही आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच होना चाहिए, बी वाला। 13 नंबर की बात करेंगे तो दो अलग अलग कारों की बात हो रही है, जिसमें एक है ऑल्टो, दूसरी है क्विड। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, किस स्पीड से आ रही हैं, जो भी उनकी एवरेज स्पीड है उन 10 दिनों की उसी से आ रही हैं। जब ये मिलती हैं तो उसके बाद एक दूसरे से, जहाँ मतलब इस तरीके से हुआ होगा कि एक कार अगर ऐसे आ रही है दूसरी ऐसे, मान लो यहाँ पे मिली, तो जो कार इधर से आ रही है वो ऐसे चली जाएगी, जो इधर से आ रही थी वो ऐसे चली जाएगी। ये चीज़ हुई है यहाँ पे। शुरुआत में दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस था 2300 किलोमीटर, तो ये टोटल 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये है ऑल्टो, दूसरी है क्विड। ऑल्टो की स्पीड आ रही थी 50 और क्विड की देख लेते हैं यहाँ पे, क्विड की भी हो जाएगी 5000 बटे 100 मतलब 50। तो बेसिकली दोनों की एवरेज स्पीड 50 है। ये 2300 किलोमीटर, ये ऑल्टो, ये क्विड, ये 50 की स्पीड से आ रही है, ये 50 की स्पीड से आ रही है। मान लो दोनों यहाँ पे मिल गई, ये डिस्टेंस x हुआ, ये 2300 माइनस x हुआ। ठीक, अब जो कार इधर से आ रही थी क्विड 50 की स्पीड से, यहाँ पे मिलने के बाद उसको x किलोमीटर आगे जाना है, और यहाँ पे जो कार इधर से आ रही थी उसको आगे 2300 माइनस x जाना है। मतलब शुरुआत में इन दोनों ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया तो एक दूसरे के डिस्टेंस को बदल लेना है बस। ठीक, यही तो करना है। तो अब हमको ये बताइए कि ऑल्टो और क्विड जब एक दूसरे की जगह पर पहुंचेंगी, मतलब ये कार जो इधर से आई थी वो अगर इधर पहुंचेगी और जो कार इधर से चली थी वो इधर पहुंचेगी, तो टाइम का डिफरेंस, तो कुछ भी टाइम का डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों की सेम है और दोनों ने एक दूसरे के विपरीत डिस्टेंस चलना है। जितना डिस्टेंस पहली वाली ने चला तो वो अब दूसरी वाली को चलना है, ये वाली बात है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जितना टाइम पहली वाली को लगा उतना अब दूसरी वाली को लगना है, और जितना दूसरी वाली को लगा उतना पहली वाली को लगना है। तो बात तो वही पड़ गई ना, टाइम तो उतना ही लग रहा है, बस कारें बदल गई। तो टाइम के बीच में कितने का अंतर हुआ, कुछ भी नहीं, 0 घंटा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, इसमें सभी कारों का जितना भी टोटल डिस्टेंस है इन 10 दिनों के अंदर, उतना ही अगर कार ए 150 घंटे में कवर करती है और कार बी जो है वो 300 घंटे लेती है, तो दोनों की जो एवरेज स्पीड है उसका अंतर बताना है। तो ऑल्टो का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 दिनों का 2500, क्योंकि एक दिन का 25 इंटू 10, 250 इंटू 10 दिन। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 5000 और ये भी हो जाएगा 5000। तो 13 2 15 2 17, 5 2 7 6 13, यानी 18300। ये डिस्टेंस कार ए लेगी 150 घंटा इसको कवर करने के लिए, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 122। और चूंकि जो दूसरी वाली कार है वो 300 ले रही है, तो इसका आधा आंसर आएगा ऊपर, 61 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 61 हो जाएगा, 122 माइनस 61, बी यहाँ से एकदम सही है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टेबल से कि टियागो और मिनी ने जितना भी टोटल डिस्टेंस चला इन 10 दिनों में उनका रेशियो चाहिए। तो टियागो का डिस्टेंस ऊपर, मिनी का नीचे। ये टियागो, ये 3600, मिनी है 5000, 18/25 ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए अगले ग्राफ की ओर मूव करेंगे, जिसमें हमें इस वाले लाइन ग्राफ को ध्यान में रखना है, जिसके हिसाब से 6 अलग अलग सालों में कंपनी के कितने लोग नौकरी ज्वाइन करे, कितने लोग छोड़ के गए, इस चीज़ की जानकारी दी गई है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपको पतली लाइन दिखाई पड़ रही है ये वाली, इसका ये मतलब है कि कितने कितने लोग कंपनी में नए ज्वाइन हुए। उसके बाद ये जो मोटी वाली लाइन है इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ये इसका ये मतलब है कि कितने कितने लोग कंपनी छोड़ के गए। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अलग अलग साल में टोटल कितने एम्प्लॉय थे इस कंपनी में, क्योंकि साल 2000 में तो 5000 थे, इस चीज़ की जानकारी हमें दी गई है। तो 2001 के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपने ये देखा कि 500 लोग ज्वाइन हुए, 100 लोग चले गए, तो इसका मतलब नेट में 5100 होगा, क्योंकि 5500 माइनस 400 5100। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें
तो 600 चले गए। आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि जितने रेड वाले हैं उतने चले गए। तो 5100 थे साल 2001 में, 2002 पे अगर हम आते हैं तो 600 चले गए, 4500 बच्चे, 450 आ गए, यानी टोटल हुआ 4950। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो 4950 2002 में थे, इसके बाद 600 आ गए तो 5550 हो गया, 550 चले गए तो 5000। उसके बाद अगर आप 2004 पे जाते हैं तो 2003 में 5000 हैं, तो 5700 माइनस 500 यानी 5200 हुआ ये। उसके बाद 2005 में अगर आप देखेंगे तो 600 चले गए, 4600, फिर 550 आ गए तो 5150 हो गए। उसके बाद 2006 में अगर आप बात करें तो 700 जुड़ गए तो 5850, 650 चले गए तो 5200 हो गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल करके आती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आगे के क्वेश्चन का रेफरेंस लेने के लिए। तो सबसे पहले पूछा है 2003 में कितने लोग थे, तो आपने अभी अभी देखा है कि एग्जैक्टली 5000 लोग थे। सी 17 में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2003 में जितने थे वो 2006 का कितना परसेंट थे लगभग, तो 2003 वाले तो 5000 थे, 2006 वाले 5200 थे, ये लगभग 96.15 के आसपास आएगा ए। 18 में पूछा गया है कि इन सभी सालों में जितना भी सबसे कम नंबर में एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ उसका रेशियो चाहिए किससे, इन सभी सालों में जितने मैक्सिमम छोड़ के चले गए उनसे, तो जिन्होंने ज्वाइन किया उसका सबसे कम चाहिए। तो ज्वाइन वाला आपको ये दिख रहा है, ये पतली लाइन, तो ज्वाइन वाला सबसे कम, ये क्लियर देख सकते हैं 450, इससे नीचे तो कुछ है नहीं, तो 450 ऊपर। अब जो छोड़ने वाले हैं मतलब ये मोटी लाइन ये वाली, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये 650, ये सबसे बड़ी है, इससे ऊपर तो कोई है नहीं। 650, 5 9 5 13 9/13 यहाँ से सही हो गया, मतलब ऑप्शन बी। उसके बाद पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें पिछले साल के मुकाबले कंपनी छोड़ने वालों में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट जो भी हुई वो मैक्सिमम मिली। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा 2001 के लिए ये हमारा 100 का डिफरेंस है 500 पे 20%, ये 150 का डिफरेंस है 600 पे 25%, ये 50 का डिफरेंस 600 पे मतलब 1/12 12.5%, ये 200 का 700 पे यानी करीब 14%, ये भी 12.5%, ये 50/700 ये लगभग 7% के आसपास। तो सबसे बड़ी परसेंटेज वैल्यू ये 25 है जो कि हमें मिल रही है साल 2002 में। 2002 का मतलब हुआ ए। उसके बाद 20 में पूछा हुआ है कि 2002 से 3 के बीच में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो जैसा कि हमें डेटा याद था साल 2002 में 4950, यहाँ पे 5000, तो 50 का डिफरेंस हुआ 4950 पे, तो 100 पे कितना मतलब परसेंटेज, ये करीब करीब 1.01% के आसपास आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए इस वाले बार ग्राफ की ओर मूव करेंगे जिसके हिसाब से अलग अलग सालों में किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कितने कितने खिलौने बनाए थे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये होगा कि 2011 के कंपैरिजन में 2018 में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो 2011 में 40 और 2018 में 95, तो 55 का फर्क हुआ 40 पे इंटू 100, 275/2 मतलब 137.5, ये यहाँ से एकदम सही है। उसके बाद 22 है कि पिछले साल की तुलना में इनमें से कौन से ऐसे साल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है। तो पूरा कैलकुलेशन करने से अच्छा बस डिफरेंस को देखिए, ये 15 का डिफरेंस 40 पे, ये 20 का डिफरेंस 55 पे, ये तो कम हो गया, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे 20 का 60 पे, ये कम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ 25 का 65 पे, तो 65 जो कि कम वैल्यू है उसके हिसाब से 25 सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है 2017 में। तो कौन सा साल हो गया 2017 मतलब बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें एवरेज के मुकाबले प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहले तो इन सबों का एवरेज चाहिए जिसके दो तरीके, या तो सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर लें, इनफैक्ट 8 से, या तो फिर अपने मन से कोई एवरेज माने। इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए हम एवरेज मानते हैं 70, ये 40 है तो 30 कम है -30, ये 55, 15 कम है, ये 75, 5 ज़्यादा, ये 60, 10 कम है, ये 80, 10 ज़्यादा है, ये 65, 5 कम है, ये 90, तो 20 ज़्यादा है, ये 95, तो 25 ज़्यादा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये -45, ये +45, ये भी कैंसिल, आंसर 0 बटे में 8 यानी फिर से 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज माना था वही रहेगा 70। 70 यहाँ पे एवरेज है, तो कुल मिला के ये देखना है कि कहाँ कहाँ 70 से ऊपर वैल्यू है, 1 2 3 4, तो 4 जगह पे है यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है 2013 से 14 के बीच में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये 75, ये 60, 15 का डिक्रीमेंट 75 पे 1/5 मतलब 20%, 20% कहाँ है डी में। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से। साल 2015 और 16 का जो भी एवरेज था वही एवरेज इनमें से किन दो सालों के बीच आपको देखने को मिला था। तो 2 सालों का एवरेज चाहिए, मतलब दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो एवरेज देखने से अच्छा आप सम देख लें। 2015-16 में 8 6 14 और 5 145। अब 145 कहाँ आ रहा है आपको देखना पड़ेगा, क्या 14-15 में आ रहा है, नहीं, 6 8 14 140। क्या 14-16 में आ रहा है, 6 6 12 125, ये भी नहीं। क्या 16-17 में 9 6 15 150 से ऊपर निकल गया, तो बाय डिफॉल्ट डी सही हो गया। आप वेरीफाई कर सकते हैं 2012 और 17 9 5 14 1 4 5 बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद 55 नंबर से शुरुआत होगी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। सबसे पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से, तो इसको सिंप्लीफाई करने की गलती नहीं करना है क्योंकि 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा कम से कम।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 0.05 और 0.005 को कंपेयर कर सकते हैं, ये 10 गुना है। ऐसे ही 0.41 इस चीज़ का नीचे वाले का 10 गुना है, ऐसे ये भी है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद 10 गुना और हो जाएगा, मतलब टोटल 100 हो जाएगा डी। उसके बाद 56 वेन डायग्राम से है। समाचार पत्र जो एक्स है उसको पढ़ने वाले 40% हैं और वाई वाले 50 हैं। ये एक्स ये वाई, ये 40%, ये 50% और 10% दोनों वाले हैं, ठीक। तो 40 में 10 तो इधर ही आ गया। ये 40 मतलब ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं तो वाई नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है बिल्कुल पढ़ते हो, क्योंकि सिर्फ समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं ऐसा तो लिखा नहीं है। तो 40 यहाँ आ गया, 10 इधर है तो बाकी का अंदर 30। ऐसे ही 50 बाहर है, 10 अंदर है तो बाकी का यहाँ पे 40। अब अंदर अंदर वाला सब जोड़ के हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं। 30 10 40 40 80, इसका मतलब बाकी के 20% कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और वही हमसे पूछा भी है, आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज से। 5 रिजल्ट का एवरेज 46 है तो टोटल हो जाएगा 5 रिजल्ट का सम 46 × 5 230 और पहले 4 का 45 है तो 4 का हो जाएगा 45 चौके 180। तो जो रिजल्ट छूट रहा है वो हो जाएगा 50, 230 माइनस 180 बी। उसके बाद सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है आपको। स्क्वायर रूट निकालने की जो टेक्निक है वो हमारे यूपीपीसीएस सीसेट पापा वीडियो में बताई गई है, तो खैर सीधे आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 29.8116 हो जाएगा 5.46, वैसे ही रूट ओवर 77.44 हो जाएगा 8.8, 8 5 13, 8 ये हो जाएगा 14.26 कुल मिला के डी। उसके बाद 69 नंबर से शुरुआत होती हुई रीजनिंग सेक्शन की। एक महिला की ओर पॉइंट आउट करते हुए नीलेश ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती बेटी। तो अगर दादा की इकलौती संतान है मतलब खुद उसी की बात हो रही है, मतलब उसके पिता की, सॉरी, दादा की इकलौती संतान मतलब उसके पिता, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान यानी पत्नी के पिता की बेटी, वो भी इकलौती यानी खुद पत्नी। तो महिला नीलेश की कौन हुई, ऑब्वियस सी बात है पत्नी, वाइफ ए। 70 नंबर में ऑड वन आउट चुनना है। 8 मतलब 2 क्यूब 27, 3 क्यूब 64, 4 क्यूब 125, 5 क्यूब 216, 6 क्यूब 343, 7 क्यूब, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं है, वो 10 का स्क्वायर है, तो 100 यहाँ से हुआ ऑड वन आउट ए। उसके बाद कैलेंडर का सिंपल सा एक एप्लीकेशन है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1107 का हो जाएगा मंडे, सिंपल +1, क्योंकि हम लीप ईयर में नहीं गए, ना ही उसकी 29 फरवरी पार की है, जो कि मैटर करती है यहाँ पे। फिर 1108 ये ट्यूसडे, क्योंकि 2008 भले लीप ईयर हो लेकिन अभी उसकी 29 फरवरी पार नहीं हुई है। फिर 1109 यहाँ थर्सडे +2 क्यों किया, क्योंकि 2008 की 1 जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में उसकी 29 फरवरी भी पड़ी होगी, जिस वजह से एक्स्ट्रा +1। फिर फाइनली 1110 ये थर्सडे के बाद फ्राइडे। कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ए। उसके बाद नेक्स्ट है सिलोजिज्म से 74। आप यहाँ पे हिंदी में पूरा देख सकते हैं, कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ ये वो हैं वगैरह वगैरह। सीधे आते हैं डायग्राम बनाने के लिए, तो कुछ जनरल बुक्स हैं, उसके बाद कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ बुक जनरल हैं, कुछ बुक कैलेंडर हैं। तो बुक कैलेंडर हैं और कुछ कैलेंडर पेपर हैं। जो बेसिक बन सकता था बना लिया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, स्टेटमेंट की जगह हम कंक्लूजन पे पहुँच गए, तो खैर स्टेटमेंट। जितनी भी किताबें हैं वो पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हुए, कुछ जनरल कैलेंडर हुए। कुछ जनरल बुक हुए क्या, जी नहीं, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कैलेंडर पेपर हुए क्या, तो नहीं, दूर दूर तक काम कॉमन नहीं है कुछ। कुछ बुक जनरल हुए क्या, नहीं। कुछ बुक कैलेंडर हुए क्या, तो वो भी नहीं। ना बुक कैलेंडर है, ना बुक जनरल है, ना कैलेंडर पेपर है, ना जनरल बुक है, तो यहाँ पे कुछ भी मैच कर नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग से नॉर्मल का कोड ये है, तो गैदर का क्या होगा, तो एल का एम, ए का बी, एम का एल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल का एम, तो इधर हो जाएगा आर का एस। ये चीज़ तो फेल हो गई क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसे मिला नहीं। एक अन्य लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ग्रुप बना ले 3-3 के। तो ग्रुप बनाने के बाद क्या हो सकता है, एन ओ आर आर पी एन, तो एन आर की जगह आर एन कर दिया और ओ का पी कर दिया नेक्स्ट वाला। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, जी टी को बदल देंगे, टी जी हो जाएगा, एक की जगह बी हो जाएगा, तो टी बी जी। उसके बाद जिस तरीके से एम ए एल को एल बी एम बनाया, एल एम को पलट दिया, ए का बी कर दिया, वैसे ही यहाँ पे एच ई आर की जगह आर एच और ई की जगह एफ, तो टी बी जी आर एफ एच, टी बी जी आर एफ एच मतलब ए।